हिंद साथियों, आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जीएस दृष्टि में प्राचीन भारत का इतिहास। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। जियोग्राफी, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारी यूपीपीसीएस पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, जिसमें हम हर रोज एक एक साल का पीवाईक्यू डिस्कशन करते हैं। और इसके साथ ही जो खान सर की टेस्ट सीरीज हैं, हम उनका भी डिस्कशन कर रहे हैं, जो यूपीपीसीएस 2024 के लिए चल रही है। तो अगर आप में से कोई यूपीपीसीएस 2024 का एग्जाम दे रहा है या यूपीआरओ का एग्जाम दे रहा है, तो उस सीरीज को देख सकते हैं, जिसमें जो खान सर के द्वारा कराए गए 15 टेस्ट हैं, उनका डिस्कशन किया गया है। तो डेली एक एक वीडियो आएगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। प्राचीन भारत का इतिहास। इतिहास सामान्य परिचय। एक सेकंड बस। ठीक, चलिए। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो था जिसमें लिखित साक्ष्यों का अभाव था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध थे। आद्य ऐतिहासिक काल है जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन पढ़े नहीं जा सके, मतलब चित्रात्मक लिपि थी उस समय, और पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता है इसके ज्ञान के लिए। लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता ऐतिहासिक काल में थी और वो पढ़े जा चुके हैं, पठित हैं। पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। अब प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है पाषाणकालीन सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल का उदाहरण है लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ। इतिहास को ऐतिहासिक काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाषाण उपकरण। पाषाण उपकरण 3 काल में विभाजन का आधार उपकरणों में विभिन्नता। पाषाण काल को 3 काल में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पहले है पुरापाषाण काल, जिसे प्लाइस्टोसीन या हिमयुग या क्वाटरनरी अवस्था भी कहते हैं। प्लाइस्टोसीन काल में शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था मनुष्य। पशुपालन, कृषि एवं अग्नि के ज्ञान का अभाव था। इस काल से संबंध प्रथम हस्तकुठार 1863 ईस्वी के पल्लवरम मद्रास में रॉबर्ट फ्रुस को प्राप्त हुआ था। तो पल्लवरम मद्रास में कौन से काल का हस्तकुठार प्राप्त हुआ है? पुरापाषाण काल का। अब पुरापाषाण काल 3 काल में विभाजन है। पुरापाषाण काल का उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण काल को 3 कालों में बांटा गया है: पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में क्रोड उपकरण विशेषताएं: हस्तकुठार, खंडक, विदारणी। तो क्रोड उपकरण कौन से पाषाण काल की विशेषताएं हैं? पूर्व पुरापाषाण काल की। फलक उपकरण मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं हैं। फलक क्वार्ट्जाइट पत्थर से निर्मित होते थे। क्वार्ट्जाइट पत्थर कौन से काल की विशेषता है? मध्य पुरापाषाण काल की। उच्च पुरापाषाण काल में तक्षणी एवं खुरचनी प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकारी और खाद्य संग्राहक था। साक्ष्य क्या है इसके? पशुपालन, मतलब भेड़ और बकरी पालते थे। इसका साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त होता है। अस्थि निर्मित उपकरण के साक्ष्य सरायनाहर राय और महदह से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ और आग का प्रयोग सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। आग का प्रयोग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसके साक्ष्य क्या है? लौरा देव भारत से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गुफरकला भारत जम्मू कश्मीर में कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास मिले हैं। बुर्जहोम कहाँ जम्मू कश्मीर में है। इसे मानव कंकाल, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास मिले हैं। संगनकल्लू, पिकली हल और उतनूर से राख के टीले मिले हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दमदमा। दमदमा क्यों फेमस है? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए दमदमा में।
आदमगढ़ से मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन। मेहरगढ़ प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मिला है मेहरगढ़ से। साथ ही पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। हथनोरा से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदापुरम होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। तो हथनोरा से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भीमबेटका एमपी। प्रागैतिहासिक चित्रकला शैल चित्रकला के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? भीमबेटका से मिले हैं। बुर्ज होम की खोज किसने की थी? डी टेरा और पीटरसन द्वारा की गई थी। मध्य पाषाण काल भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ है। कुछ और तथ्य। हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा के साक्ष्य मिले हैं लोहंदा नाला क्षेत्र बेलन घाटी से। बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। गैरिक मृदवान पात्र का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। भारतीय पुरातत्व से संबंधित तथ्य। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार के एक विभाग के रूप में गठित हुआ। 1901 में लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। मध्यपाषाणकालीन मानव पेट भरने के लिए मछली का भी शिकार करते थे। मध्यपाषाण काल के विशिष्ट औजार सूक्ष्म पाषाण औजार थे। इतिहास का विभाजन 3 काल हम पढ़ चुके हैं। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उपरोक्त विभाजन लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता या अनुपलब्धता के आधार पर आधारित है कि इसमें। अच्छा, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें तो लिपि थी नहीं, कुछ साक्ष्य मिले ही नहीं है। और इसमें मिले हैं लिखित साक्ष्य, लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं जा चुकी कि, और ऐतिहासिक काल में लिपि पढ़ी जा चुकी है। अन्य संबंधित तथ्य। मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है फलकों की अधिकता के कारण। 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं लंगनाज गुजरात से। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त हुई 1867-68 ईस्वी में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाले स्थल लहुरा देव से प्राप्त चावल का समय निर्धारित है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व के लगभग गेहूं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल है कोलडीवा चावल की भूसी। भारत का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेक्सिको में। गुफरकला का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुमार की गुहा। भारतीय उपमहाद्वीप। लहुरा देव भारत से कृषि चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के मध्य। मेहरगढ़ पाकिस्तान से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है 7000 ईसा पूर्व। और मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। इस प्रकार चावल का या कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल क्या है? लहुरा देव है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक संस्कृति। ताम्रपाषाणिक तांबे एवं पत्थर के प्रयोग की अवस्था को ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक बस्तियों का विस्तार। तांबा क्या था? मानव द्वारा प्रयुक्त एक धातु है तांबा। तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति का विस्तार कहाँ कहाँ है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत अन्य स्थल। तो यहाँ जो है हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है। शुरू करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बनास घाटी में स्थित होने के कारण बनास संस्कृति नामकरण पड़ा। प्रमुख स्थल कौन कौन से मिले हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से? आहड़ का प्राचीनतम नाम ताम्बवती, बागोर, बालातल, ओजियाना,
चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य मिला है बालाथल और उजियाना से। गिलुंद से चार दीवारी युक्त घर का साक्ष्य, मिट्टी की इमारत का साक्ष्य, कहीं कहीं पकी ईंटों का उपयोग और तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए गुलिंद से। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा, चरखे और तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। कायता से यहाँ की बस्तियां किलाबंद हैं। तांबे के 28 कंगनों के साक्ष्य मिले हैं कायता से। एरन से किलेबंद बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं। नवदा टोली से नवदा टोली खारगोन जिले में स्थित है। उत्खनन एच.डी. संकालिया द्वारा चौकोर एवं वृत्ताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं नवदा टोली से। पश्चिमी महाराष्ट्र, अहमदनगर जिला, नार्वे, जारवे, निवासा से पटसन का साक्ष्य मिला है। दहमाबाद से अब तक 200 जौरवे स्थलों में सबसे बड़ा है दहमाबाद। अहमदनगर जिला और पुणे जिला, इन दोनों जिलों के सभी ताम्रपाषाणिक स्थल जौरवे संस्कृति के अंग के अंतर्गत आते हैं। पुणे जिले में कौन कौन से जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति मिली है? प्रकाश, नासिक, इनाम गांव, चंदौली और सोनगांव से मिली है। इनाम गांव में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। किलेबंद एवं खाई से घिरी हुई बस्ती मिली है और मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी भारत, चिरांद, बिहार में ताम्रपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पांडु राजव डिवी में पश्चिम बंगाल में और महिबदल ये पश्चिम बंगाल में। और अन्य स्थान बिहार के सैनुवार, सोनपुर और तराडी से भी ताम्रपाषाणिक अवशेष मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडी और नरहन से और पश्चिम बंगाल के महिषदल से हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हमें ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सेंदर सभ्यता एवं संस्कृति, इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तिब्बत महोदय का कथन क्या है इस सभ्यता के बारे में? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां थीं। जॉन मॉर्सल ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व सर्वाधिक मान्य तिथि है सिंधु सभ्यता की। रेडियो कार्बन 14 पद्धति द्वारा निर्धारित की गई है। 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व इस सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा का समय है। कौन सी सभ्यता के विकास की पराकाष्ठा का समय? सिंधु सभ्यता। सेंदर सभ्यता मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी। अगला है सेंदर सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत में है। वहीं भारत के पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता के अगर देखें इसका पूर्वी आलमगीरपुर यूपी और दक्षिणी क्षेत्र दैमाबाद है महाराष्ट्र में, पश्चिमी सुतकांगेडोर पाकिस्तान और उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर। तो ये इसका पूरा क्षेत्र था। ये आलमगीरपुर से लेके सुतकांगेडोर और मांडा से लेके दैमाबाद तक फैली हुई थी। ये प्रमुख स्थल दिए गए हैं और खोजकर्ता कौन कौन थे, मतलब हड़प्पा के जो स्थल थे इनकी खोज किस किसने की थी ये देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की। चहूदड़ो की एन.सी. मंजुमदार ने की। लोथल की एस.आर. राव ने की। कालीबंगन की अमलानंद घोष ने। बनावली आर.एस. बिष्ट। धौलावीरा की जे.पी. जोशी ने की। रोपड़ की वी.वी. लाल ने की खोज और सुतकांगेडोर की आर.एल. स्टाइन ने खोज की। चलो आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य। शंख का बना बैल प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि 837 कब्रिस्तान, गेहूं एवं जौ के दानों के अवशेष, पीतल का बना इक्का, बर्तन पर बने मछुआरों के चित्र। 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी टीला को नगर टीला कहते हैं और पश्चिमी टीला दुर्ग टीला होता था। स्थिति कहाँ है, मतलब वर्तमान में कहाँ स्थित है हड़प्पा? तो मोंटेगोमरी जिला वर्तमान साहिवाल पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है।
मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है ये बृहद स्नानागार। तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। जॉन मार्शल का कथन है कि तत्कालीन विश्व में इतना बृहद स्नानागार एक आश्चर्यजनक बात है। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। नृत्य नारी की कांस्य मूर्ति कॉट वैक्स विधि से बनाई गई थी, 11.5 सेंटीमीटर की मिली है। पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मुद्रा पर अंकित पशु कौन है? पशुपति नाथ शिव की मूर्ति मिली है। सीपी की बनी हुई पटरी मिली है। घोड़े के दांत, गीली मिट्टी का कपड़ा, सूती कपड़ा और हाथी का कपाल खंड ये सब मिला है। और वर्तमान स्थिति कहाँ है? सिंध प्रांत का लरकाना जिला पाकिस्तान सिंधु नदी के डाइट पर स्थित है। क्या? मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए एक प्रमुख बंदरगाह था। इसकी विशेषता क्या है? जहाजों की गोदी डॉकयार्ड मिला है लोथल से। और क्या साक्ष्य मिले हैं? फारस की मुद्रा सील, पके रंग के रंगे हुए पात्र, धान चावल एवं बाजरा, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मरण मूर्ति और 3 युगल समाधियां मिली हैं लोथल से। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद जिला गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। चहूदड़ो मक्का बनाने का कारखाना तथा भट्टी प्राप्त हुए हैं। अलंकीकृत हाथी प्राप्त हुआ है। खिलौना प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ये सब चहूदड़ो से प्राप्त हुआ है। चहूदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? ईंटें, कच्ची ईंटें भवन निर्माण में प्रयुक्त होती थी। पक्की ईंटें केवल नालियों, कुओं और स्नानागार के निर्माण में प्रयुक्त होती थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं और पकी ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी हुई मिली हैं। सेल खड़ी एवं मिट्टी की मोहरें मिली हैं। मृदभांड के टुकड़े भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा आयताकार नगर 3 भागों में विभाजित था। किला, मध्य नगर और निचला नगर। प्राप्त साक्ष्य विशाल जलाशय धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी धौलावीरा में। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। यह कच्छ के रन गुजरात में लूनी नदी के तट पर स्थित है। सुरकोटदा, एक सेकंड थोड़ा पानी पी लो। सुरकोटदा नगर 2 वर्गीकृत भागों में विभक्त था, गढ़ी क्षेत्र और आवास क्षेत्र। सुरकोटदा से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कब्रिस्तान से कलश शवादान और घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। सुरकोटदा कच्छ जिला गुजरात में स्थित है। दैमाबाद सैंदव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। प्राप्त साक्ष्य रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गेंडे की आकृतियां मिली हैं। सैंदव लिपि की एक मुखर प्राप्त हुई है। कहाँ से? दैमाबाद से। मृदभांड, तस्तरी, प्याले ये सब दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित है दैमाबाद। बनावली से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली की विशेषता क्या थी? सैंदव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं बनावली से। प्राक सैंदव, विकसित सैंदव और उत्तर सैंदव। नगरों को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं सड़कें। प्राप्त साक्ष्य क्या है? बनावली के लाजवर्द और कार्नेलियन के मनके मिले हैं। हल्की आकृति के खिलौने मिले हैं बनावली से। तांबे के वाणाग्र भी मिले हैं बनावली से। मोहरें और बटखरे मिले हैं। बनावली कहाँ है? फतेहाबाद जिला हरियाणा में, रंगोई नदी के तट पर। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है।
रोपड़ से सैलखड़ी की मोहर, चर्ट के बटखरे, तांबे के वनाग्र और कुलाड़ी, मृदभांड छुरा, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ की स्थिति पंजाब भारत में है। सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है क्या रोपड़। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है रोपड़ सिंधु घाटी सभ्यता के। बालाकोट से सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। मांडा से कांस्य निर्मित पेचदार पिन प्राप्त हुई है। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। रंगपुर से धान की भूसी के प्रमाण मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कालीबंगा से ताम्र मूर्ति, हड़प्पा से एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति, हुलास से सैंधव लिपि युक्त का एक ठप्पा, सूतकांगे डोर से मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष, मोहनजोदड़ो संयुक्त पशु मूर्ति मिली है। शरीर भेड़ का और मस्तिष्क सूंडदार हाथी का है। कुछ परीक्षा दृष्टि से उपयोगिता। कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सैंधव वासियों ने किया था। सैंधव सभ्यता में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था क्योंकि सिक्कों का प्रचलन नहीं था। सैंधव सभ्यता के बांट मुख्यतः घनाकार थे। मेलुआ की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिट विधि से बनाई जाती थी। सर्वाधिक मर्म मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सैलखड़ी की बनी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी वाले बैल का और उसके बाद कुंवड़ वाले बैल का है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख खेल क्या था। पाशा था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य। योगी पशुपति शिव की मोहर से बाएं गैंडा या भैंसा है। दाएं में बाघ एवं हाथी है। बीच में 2 हिरण है। कुल 5 प्रकार के 6 पशुओं के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में। कौन कौन। गैंडा, भैंसा, हिरण, हाथी और बाघ। बाघ की जगह अगर शेर दे दे तो गलत हो जाएगा। बाघ प्राप्त हुआ ना कि शेर, टाइगर। सूक्ष्म दृष्टि। लोहे के ज्ञान का अभाव था। स्वर्ण, चांदी, तांबा एवं कांसे की जानकारी थी। हाथ से चालित चाकों का प्रयोग होता था। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। शेर के अवशेष का अभाव है। घोड़े के अवशेष प्राप्त परंतु चित्र का अभाव। आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल। वैदिक वेद शब्द से निर्मित है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता आर्य सभ्यता भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता थी। वेद आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वैदिक साहित्य का रचना श्रेय सामान्यतः आर्यों को जाता है। वैदिक काल 2 भागों में विभाजित है। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहते हैं। उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आर्यों के मूल निवास स्थान के मुद्दे पर प्रमुख इतिहासकारों में मतभेद है। देखो क्या क्या मतभेद है। आर्य मूल निवास विद्वान, तो किस विद्वान ने क्या मूल निवास बताया है ये पढ़ लेते हैं। एल डी कल्ल ने कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास बताया है। पंडित गंगानाथ झा ने ब्रह्मश्री देश के निवासी बताया है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश का बताया है। डी एस त्रिवेदी ने दीपिका प्रदेश मुल्तान का बताया है। गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस का बताया है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया का बताया है। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव का निवासी बताया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया। हर्ट एवं पेनका ने जर्मनी का निवासी बताया और गाइस ने हंगरी का निवासी बताया। ये पंडित बाल गंगाधर तिलक और स्वामी दयानंद वाला ज्यादा याद रखना। वैदिक साहित्य परिचय। भारतीय साहित्य परंपरा में सर्वाधिक प्राचीन है। 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 भाग हैं वेदों के। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऋग्वेद वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद श्लोक एवं प्रार्थनाओं का संकलन है। कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएं हैं। 1028 सूक्त में 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त जो है बालखिल्य में है। उल्लेख। ऋग्वेद में गोत्र,
शूद्र वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग का उल्लेख है। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ है जिसका रचनाकार विश्वामित्र थे। लोहे का कोई उल्लेख नहीं है ऋग्वेद में। नदी सूक्त में 11 नदियों का वर्णन है। 9वां मंडल सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। पुरोहित को होता या होत्र कहते थे ऋग्वेद में। मतलब होत्र कौन? ऋग्वेद के श्रोतों का पाठ करने वाला। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से कौन सा संबंधित है? ऐत्रेय और कौशितकी। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है ब्राह्मण ग्रंथ का और तृतीय मंडल में उल्लेख है ब्राह्मण ग्रंथ का। सामवेद। साम का अर्थ होता है संगीत या गान। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह सामवेद में मिलता है। मंत्रों के गाने वाला पुरोहित उद्गाता। कुल 1875 ऋचाएं हैं। प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी सामवेद की? कौतुमीय, रामायणीय, जैमिनीय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है सामवेद से संबंधित? तांड्य और पंचविश। भगवान कृष्ण का संबंध सामवेद से माना जाता है। यजुर्वेद। ये स्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है। गद्य एवं पद्य दोनों में है यजुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद शक और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में गद्य एवं पद्य दोनों हैं जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल पद्य है। अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का आध्यात्मिक चिंतन से संबद्ध है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं यजुर्वेद के? शतपथ और तैत्तिरीय है। अथर्वणीय कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को कहा जाता था अथर्वणीय। अथर्वणीय किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड, 731 सूक्त और 5987 मंत्रों का संग्रह है। 5987 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। ब्रह्मा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित था। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। उल्लेख मगध तथा अंग दूरस्थ प्रदेश। मगध तथा अंग का उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। इन्हें दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां अथर्ववेद में कहा गया है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है, एकमात्र ब्राह्मण। वेद त्रयी में बताइए कौन कौन से 3 ग्रंथ आते हैं? याद रखना इन 4 वेद हैं इनमें से एक नहीं आता। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा वेद त्रयी में नहीं आता है। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। उल्लेख पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरूरवा उर्वशी आख्यान, पुरुष यज्ञ का वर्णन, पत्नी को अर्धांगिनी बताया गया है किसमें? शतपथ ब्राह्मण वेद में, शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पांचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताई गई हैं। राजस्व यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। दशरथ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी। परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत के राजा सुदास राजवंश बनाम 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था। ये 10 राजा कौन कौन थे? पंचजन तथा 5 लघु जनजातियां अलीन, पक्त, भलानस, शिव विषाणीन के राजा। सुदास अंतिम रूप से विजित सुदास हुआ। पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। उपनिषद वेदांत दर्शन पर आधारित हैं। उपनिषद या वेदांत इनका और उपनिषदों में वेदों का शाब्दिक अर्थ वर्णन किया गया है। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य का गुरु के समीप बैठना उपनिषद कहलाता है। उपनिषद में उल्लेख है श्वेताश्वर मोक्ष का पहला उल्लेख बृहद्रामायण उपनिषद में याज्ञवल्क्य गारी संवाद का याज्ञवल्क्य एवं गार्गी के मध्य संवाद का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ 3 आश्रमों का उल्लेख है और सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख है। जवालोपनिषद में 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख है। मांडुक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडकोपनिषद से। कठोपनिषद में
यम नचिकेता के प्रसंग का उल्लेख है। तो वेद त्रयी में कौन सा नहीं आता है? अधर्वेद नहीं आता है वेद त्रयी में। बाकी तीनों आते हैं, सामवेद, यजुर्वेद एवं ऋग्वेद। प्रमुख नदियां ऋग्वेद में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा नाम से भी पुकारा गया है। सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी सिंधु नदी सबसे पवित्र सरस्वती को माना था, लेकिन उल्लेख सबसे अधिक सिंधु का हुआ है। और अन्य नाम क्या? हिरण्य, 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 बड़ा अजीब सा नाम है, मेरी टंग ट्विस्ट हो रही है। हिरण्य, आर्थिक महत्व के कारण नाम दिया गया इसको हिरण्य। परावत अरब सागर सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थान था अरब सागर में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: ग्रामीणी ग्राम का मुखिया होता था, विश्वपति विश्व का मुखिया होता था। सॉरी, उपाध्याय जीविकोपार्जन हेतु वेदों को पढ़ने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहते थे। सभा कुलीन या वृद्धों की संस्था को सभा कहते थे। समिति सर्वसाधारण की संस्था को समिति कहते थे। ग्रामीण आर्यों की मूल संस्कृति ग्रामीण थी। अश्म चक्र, रहट की चरखी, व्यापार अदल बदल प्रणाली पर आधारित था। एकाराट सर्वोच्च शासक अथर्ववेद। परिचित मृत्यु लोक के देवता को परिचित कहा गया। त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं आता। अगला है, आई होप आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा। प्रमुख ऋग्वेदिक देवता कौन से थे? क्योंकि अभी जो एग्जाम्स आने वाले हैं यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, आरएएस का, यूपीआरओ, एआरओ, इन सब में अब रिवीजन का टाइम है और इससे अच्छा तरीका नहीं होता है जल्दी जल्दी रिवाइज करने का। प्रमुख ऋग्वेदिक देवता: पृथ्वी के देवता पृथ्वी, सोम, अग्नि, बृहस्पति। सोम तीसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी मंत्रों में सोम देवता को इनको समर्पित है। सोम देवता को। अग्नि दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। आकाश के देवता विष्णु, मित्र, वरुण, पूषण, अश्विन और सूर्य। वरुण समुद्र के देवता एवं ऋतु की नियामक नैतिक व्यवस्था के प्रधान ऋतस्य गोपा भी कहा गया है वरुण को। पूषण वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे। इनके रथ को बकरी खींचते थे पूषण के को। अंतरिक्ष के देवता इंद्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। पुरंदर किलों को तोड़ने वाले, विश्व के स्वामी। ऋग्वेद के 250 सूक्त समर्पित आर्यों के युद्ध नेता या वर्षा के नेता भी कहा गया है इंद्र को। आगे बढ़ते हैं। विराट पुरुष भुजा से मतलब कौन से शरीर के कौन से भाग से किस किस की उत्पत्ति हुई? तो मुख से उत्पत्ति हुई ब्राह्मण की, पैरों से शूद्र की, जंगा से वैश्य और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है। पंचजन है अनु, द्रुह, पुरु, युधु और पुरुषु। वेद त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं आता है। संहिता अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ऋग्वेदिक कालीन नदियां और उनके आधुनिक नाम: अस्कनिका, चिनाब, विपाशा, व्यास, परुशनी, करावी, द्व्यतस्ता, झेलम, सदानीरा, गंडक, शुश्रुति, सतलज, दशरथी, घग्गर। जैन धर्म, पहले ऋग्वेद के मंडल पढ़ लेते हैं। प्रथम मंडल के मधुच्छदा मेघातिथि थे। द्वितीय के गतसमद, तृतीय के विश्वामित्र हैं। चतुर्थ वामदेव, पंचम अत्रि, षष्ठम भारद्वाज, सप्तम वशिष्ठ, अष्टम कर्ण एवं अंगिरस, नवम सोम देवता एवं अन्य ऋषि, दसम विमदा, इंद्र, सची व अन्य। अब पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। संस्कृत के जिन शब्द से बना है जैन, जिनका अर्थ होता है विजेता, संस्थापक, तीर्थंकर कहलाते थे। महात्मा निग्रंथ
और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अनुयायियों के लिए चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा। चातुर्याम सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपग्रह। सत्य, सदैव सत्य बोलना। अहिंसा, हिंसा से परहेज करना। अस्त्य, चोरी वर्जित। अपरिग्रह, संपत्ति संग्रह नहीं करना। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य। जैन धर्म संघ का प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन था। जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी और दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी को क्या कहा गया? दिगंबर। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर जो श्वेत अंबर मतलब सफेद कपड़े धारण करते हैं। दिगंबर जिनका मानना है कि दिशा ही जिनके वस्त्र हैं, मतलब वो निवस्त्र रहते हैं। प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में हुई थी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन सभा वल्लभी की अध्यक्षता में हुई थी 6ठी शताब्दी में। देवर्तिगण या क्षमागण क्या था? अध्यक्ष थे। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सिद्धांत। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली कोशाल थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम कुंडलपुर वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक क्षत्रियों के प्रधान थे। माता त्रिशला विदेहा की राजकुमारी थी। वैशाली की लिच्छवी त्रिशला या विदेहा था माता का नाम। वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम अणुजा या प्रियदर्शना था। दामाद जमाली था, यही इनका प्रथम शिष्य भी बना था। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति की घटना को कैवल्य कहा गया, जो कि जंबिका के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलिन अरहत जिन या निकृंत कहलाए। निकृंत मतलब महात्मा। इनका प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली था। चातुर्याम शिक्षा में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा। अनिकांतवाद सद्वाद का प्रतिपादन महावीर ने किया। पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास है और आत्मा के सिद्धांत में भी विश्वास करते हैं। वो हर कण में आत्मा मानते हैं जैन। 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई राजगीर के निकट पावापुरी में। अगला है बौद्ध धर्म। धर्मचक्र प्रवर्तन। 5 ब्राह्मणों को सारनाथ ऋषिपत्तनम मृगदाब में दिया गया प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहाँ दिया था उपदेश? सारनाथ या ऋषिपत्तनम या मृगदाब में। सिद्धार्थ, जिनका अन्य नाम महात्मा बुद्ध या गौतम भी है। माता का नाम महामाया कौलिय था। पिता का नाम शुद्धोदन था। शाक्य कुल के थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। सिद्धार्थ का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। पत्नी यशोधरा शाक्य कुल की थी। राहुल, पुत्र का नाम राहुल था, न कि राहुल गांधी। गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में कर दिया और ज्ञान प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की आयु में। 6 साल बाद गृह त्याग के उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। व्यक्ति दान। बिंबिसार ने वेलुवन बिहार दान में दिया था। प्रसेनजित ने पोपाराम बिहार दान में दिया। लिच्छवी ने कुटाग्रशाला बिहार दान में दिया और अनाथ पिंडक ने जेतवन बिहार दान में दिया। 4 आर्य सत्य हैं बौद्ध धर्म के अनुसार। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध ग्रामीण प्रतिपदा। सर्वाधिक प्रचार बौद्ध धर्म का कौशल श्रावस्ती में 21 वास किए थे बुद्ध ने यहाँ पे। और महापरिनिर्वाण बुद्ध का कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में शरीर त्याग दिया 483 ईसा पूर्व में। शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। पावा में चुंद ने सुकुमार मद्दक खिलाया, जिसके पश्चात बुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी। कुशीनगर में सुबुद्ध को अंतिम उपदेश दिया। तो अंतिम उपदेश किसे दिया? कहाँ दिया? कुशीनगर में। किसे दिया? सुबुद्ध को। अष्टांगिक मार्ग। प्रज्ञाशील समाधि। प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। शील में सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव। समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि।
बुद्ध के वैरागी होने के लिए उत्तरदायी 4 दर्शनों का क्रम है: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम मुलाकात सांख्य दर्शन के आचार्य अलाद कलाम से वैशाली के समीप की थी। तो बुद्ध को इनसे मिलकर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर बुद्ध एक और जो है क्या कहते हैं गुरुओं की खोज में निकल गए। राजगिरा के निकट रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात की, उनसे मिलकर भी इनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई। फिर उन्होंने निश्चय किया, एक जगह बैठ गए ये शांत होके, वहीं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महावीर जी को कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। परीक्षा दृष्टि। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे हुए थे: भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकाएं। एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक के रचयिता एडविन अर्नाल्ड हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग, मतलब बैलेंस लाइफ की बात करते थे। बुद्ध अति की उन्होंने क्या कहते हैं खंडन किया था अतिवाद का। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं क्या? बुद्ध, धम्म, संघ। अब उनकी घटना के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। जन्म कमल एवं सांड उनके जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ तो ये ज्ञान का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक है। और स्तूप उनकी मृत्यु के पश्चात बनाए गए तो स्तूप उनकी मृत्यु के प्रतीक है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संकलन है। इनमें विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें? सुत्त पिटक में है। और विनय पिटक में संघ संबंधी नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में की गई थी, जबकि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में की गई थी। शिक्षा केंद्र नालंदा, कुमारगुप्त, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। चैत्य क्या है? चैत्य महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली समाधि है। विहार भिक्षुओं के आवास होते थे। विहार स्तूप मृतकों की चुनी हुई अस्थियों को रखने का स्थान स्तूप कहलाता है। अब बौद्ध संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरह सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध संगीति के? महाकश्यप या महाकश्यप और शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व मतलब 100 साल बाद 483 से। और प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात हुई थी। बुद्ध की मृत्यु भी 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली बालूकाराम बिहार में हुई थी। अध्यक्ष सुबुकामी या सबाकमीर थे। सर्वकामी शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 227 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मुगली पुत्र तिस्स थे। शासक अशोक था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष अश्वघोष, शासक कनिष्क। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में विभाजन महासांगिक, सार्वस्त्यवादी और स्थविर थेरवादी। सार्वस्त्यवादी कौन? परिवर्तन के पक्ष में नेतृत्व करता महाकश्यप थे। और स्थविरवादी परिवर्तन के विरोधी थे। इनकी नेतृत्वकर्ता महाकच्छायन थे। शैव धर्म के मुख्य बिंदु शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। भारत का प्राचीनतम धर्म है कौन सा? शैव धर्म। ऋग्वेद में शिव का अन्य नाम रुद्र है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव वृषभ त्रिशूल की आकृति का उल्लेख है। उदयगिरी गुफा शैव गुफा का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर कराया गया। शिव मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर, कैलाश मंदिर। कंदरिया खजुराहो के चंदेल शासक द्वारा निर्मित है। कंदरिया महादेव। कैलाश मंदिर एलोरा
में स्थित है, राष्ट्रकूटों के समय निर्मित कराया गया। शैव संप्रदाय वामन पुराण के अनुसार पाशुपत शैव संप्रदाय वामन, इसके तो तीन है, पाशुपत, कपालिक और कालामुख। पाशुपत के संस्थापक लकुलिश थे, इन्हें शिव का अवतार माना गया। संप्रदाय के अनुयायियों की मान्यता है कि लकुलिश शिव के अवतार थे। कापालिक भैरव को शिव के अवतार मानते हैं। इनके अनुयायी सुरा का सेवन, मांस भक्षण, हाथ में नरमुंड लेके घूमते हैं। कालामुख अतिमार्गी थे कालामुख संप्रदाय के लोग। चतुर्थ बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन हैं। विज्ञानवाद, योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेयनाथ हैं। भावी बुद्ध को मैत्रेय कहा गया है। क्षणिकवाद का सिद्धांत बुद्ध ने दिया। भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्णिवंशी कृष्ण है। भागवत धर्म एवं वासुदेव की पूजा का उल्लेख पाणिनि ने किया है। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा वेशनगर के करुण स्तंभ है। हेलियोडोरस भागवत वासुदेव देव देशस विदिशा के जो गरुड़ स्तंभ है उसमें भागवत और देवदस दो का उल्लेख है। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। पंचवीर मोरा मथुरा से मिले हैं। पंचवीर पाषाण लेख मथुरा से या मोरा से मिला है। संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब, अनिरुद्ध। गुप्त नरेश वैष्णव मत अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त शासकों का राज्य चिन्ह था। चतुर्व्यूह में संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव आते हैं। संकर्षण बलराम, वासुदेव रोहिणी से उत्पन्न, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। वासुदेव अलवार संत दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए। अंडाल एकमात्र साध्वी थी अलवारों की। 6वीं शताब्दी ईस्वी राजनीतिक दशा। स्रोत हैं इसके बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि का अष्टाध्यायी और महापरिनिर्वाण सूत्र। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य थे शाक्य के कपिलवस्तु, बुली के अलकल्प, कालाम के केशपुत्र, कौली के रामगांव, मल्ल के पावा। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध पर प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार, काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त, रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। 2 राजधानियों वाले महाजनपद। कौशल का उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती, दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत। मल्ल, पावा और कुशीनगर राजधानी थी मल्लों की। पावा व कुशीनगर पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पांचाल की काम्पिल्य। अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। सिक्के, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्टेटिक्स कहलाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य काल से के मध्य प्राप्त हुए। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्यकाल से प्राप्त हुए थे ये सिक्के। चांदी निर्मित ठप्पे के निशान हैं इन पर। आहत सिक्के किसके निर्मित थे? चांदी के निर्मित थे और इन पर ठप्पे के निशान पाए जाते हैं। मगध साम्राज्य। हर्यक वंश को बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश का जैन साहित्य में श्रेणिक नाम मिलता है हर्यक वंश बिंबिसार का। महावंश 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश होना। विवाह चेटक लिच्छवी शासक की पुत्री चेलना से विवाह हुआ था। किसका? बिंबिसार का। दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला के साथ हुआ। मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह हुआ। युद्ध ब्रह्मदत्त को परास्त कर अंग का विलय किया। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। इसका अन्य नाम कुणित था। प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से विवाह किया। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के समय हुआ।
उदयहीन अजातशत्रु का पुत्र था। पाटलिपुत्र की स्थापना की। मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। अगला है शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसका परिचय हमें महावंश की टीका लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न। महावंश टीका में बताया गया है कि लिच्छवी राजा की वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुआ था शिशुनाग। पुराणों में इसको क्षत्रिय उत्पत्ति से बताया गया है। अवंती की विजय मगध साम्राज्य की सीमा मालवा तक मगध साम्राज्य की सीमा कहाँ तक फैली थी? मालवा तक फैली थी। वत्स पर अधिकार किया। गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र। पुराणों में नाम इसका काकवर्ण मिलता है। राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी किसने? कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संधि कालाशोक के समय हुई। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। इसका अन्य नाम महाबोधि वंश में उग्रसेन नाम मिलता है। इसको कली का अंश, सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार भार्गव के नाम से भी किसको जाना जाता है? महापद्मनंद को। अन्य तथ्य, एक छत्र शासन की स्थापना की, एक राट की उपाधि धारण की। कलिंग विजय हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इसने कलिंग विजय की थी महापद्मनंद ने। इसका मित्र पाणिनि था। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। अग्रमीज उग्रसेन का पुत्र था। स्रोत यूनानी लेखक के स्रोत से पता चलता है कि अग्रमीज जो है उग्रसेन का पुत्र था। सिकंदर का समकालीन था घनानंद। सेनापति का नाम भद्रसाल था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद की हत्या की गई। जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र के समकालीन था घनानंद। विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण दारा प्रथम, यूनानी सिकंदर। यूनानी आक्रमण स्रोत बैस्तून अभिलेख। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों का उल्लेख है। हेरोडोटस का विवरण भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में नई लिपि का जन्म, खरोष्ठी लिपि। अर्थजरकीज का राज्यवैद था टेसियस। मैसिडोन के छत्रक फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। सीमांत गणराज्य अश्वक की राजधानी मस्कत। पुरुष पौरुष का राज्य बसा था झेलम और चिनाब के मध्य। पौरस सिकंदर से परास्त हुआ झेलम नदी के तट पर। सिकंदर घनानंद का समकालीन था। अखमनी साम्राज्य को ध्वस्त किया सिकंदर ने। निकैया और बकफुला नगरों की स्थापना की सिकंदर ने। 2300 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय स्रोत, मौर्य राजवंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत को प्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया सर्वप्रथम किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंदराज का पुत्र वृषल तथा कुलहीन विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस के अनुसार नंदराज का पुत्र था। वृषल था तथा कुलहीन था चंद्रगुप्त मौर्य। बोधि ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित था चंद्रगुप्त मौर्य। और बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सार के अनुसार शूद्र उत्पत्ति मतलब शूद्र का पुत्र था चंद्रगुप्त। परिशिष्ट पर्वम हेमचंद्र के अनुसार मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र था चंद्रगुप्त। विदेशी स्रोत, विलियम जोन्स सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को। एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को। जस्टिन सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करते हैं। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ अहनार उर पुरनानुर से सूचित कि दक्षिण भारत की विजय की थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक थी। साम्राज्य का विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाला भारत से बड़ा था। मतलब जो जितना साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के समय था भारत का, उससे भी बड़ा साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंबिसार का अन्य नाम
अमित्रोक्लेमेडीज यूनानी लेखकों के अनुसार, सिंहसेन जैन ग्रंथ। तक्षशिला में विदेह को दबाने के लिए पुत्र अशोक को राजा अशोक को भेजा था। दिव्य बदान के अनुसार, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन बिंबिसार के समय हुआ। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के राजदूत डायनोसिस का आगमन भी बिंदुसार के समय हुआ। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की थी बिंदुसार ने, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की। सम्राट अशोक से संबंध तथ्य। बौद्ध शास्त्रों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था। अवंती उज्जैनी का धर्म का प्रतिपादन किया सम्राट अशोक ने। अशोक मगध का राजा बना लगभग 273 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व। पुराणों में अशोक का नाम है अशोकवर्धन। बौद्ध की तीसरी संगीति आयोजित हुई सम्राट अशोक के शासनकाल में। निग्रो द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। दीपवंश महावंश में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने का उल्लेख है दिव्यावदान में। और अशोक दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक के अभिलेख शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं। स्तंभ लेख 14 विभिन्न लेख एक समूह 8 स्थानों से प्राप्त, अधिकांशतः प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में लिखे हुए हैं। स्तंभ लेख भाब्रू बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट कहा है। 5 मैत्रीपूर्ण संबंध वाले यवन राजा 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 मैत्रीपूर्ण यवन राजाओं का बनाया गया है। साइरिन मग मैसेडोनिया मकदूनिया का अंतकीनी और एंटीगोनस गोतानास सीरिया के एंटियोकोकस द्वितीय थियोस मिस्र के तुरमय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस अलेक्सुंदर अलेक्जेंडर एपियस के अलेक्जेंडर और अलेक्सुंदर। कलिंग युद्ध अशोक के राज्यकाल में पहली बड़ी घटना है। विजेता अशोक था। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के राज्य के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई थी कलिंग विजय की घटना। प्रांत राजधानी अशोक के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला, अवंती रट्ट की राजधानी उज्जैनी, कलिंग की तोसली दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। सोहरोरा ताम्र अभिलेख गोरखपुर से मिलता है। अशोक कालीन प्राकृत भाषा में रचित ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं। अशोक ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर और महास्थान अभिलेख बोगार बांग्लादेश, ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में रचित हैं। न्यायालय धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय था। कंटक शोधन फौजदारी था। गुप्तचर संस्था एक ही स्थान पर रहने वालों को संस्था कहा जाता। संचरा प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले को संचरा कहा जाता था। मेगस्थनीज नगर प्रशासन पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों वाली 6 समितियों द्वारा होता था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब, छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। करों की चोरी पर मृत्युदंड था। नगरों के पदाधिकारियों का नाम एस्टेनोमोई था, ऐसा मेगस्थनीज के अनुसार है। और भारतीय समाज के बारे में क्या कहा है मेगस्थनीज ने कि 7 वर्ग श्रेणियों में विभाजित था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। दास प्रथा के प्रचलन का अभाव बताया है मेगस्थनीज ने। कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था, ऐसा मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका में भारत के बारे में बताया है। चाणक्य ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा। कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों के नाम द्विजर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण। पुराणों में चाणक्य का नाम श्रेष्ठ ब्राह्मण या द्विजर्ष से मिलता है। अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। राजा के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या अर्थशास्त्र में की गई। सप्तांग सिद्धांत है राजा आमत्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र। अर्थशास्त्र पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति देता है। बहुत समय तक पति के विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पति उसका त्याग कर सकती थी। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रात्य क्षत्रिय कहकर प्रवेश दिया गया। सारनाथ स्तंभ, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ की शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा जाता है। स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक है। इसकी प्रतिकृति भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार की है। किसकी प्रतिकृति?
सारनाथ स्तंभ की। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम विद्वान था। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। अनुराधापुर श्रीलंका प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नैतुर और उडेगोरम के लेखों में मिलता है। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। सेलूकस निकोटर का राजदूत। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल के प्रमुख व्यक्ति और उनके नाम: चंद्रगुप्त, कुसेंडोकोटस, बिंदुसार का नाम अमित्रगाद भी मिलता है, अशोक का प्रियदर्शी और चाणक्य का विष्णुगुप्त। मौर्योत्तर काल। योध्या के सिक्कों का अंकन मिलता है कार्तिकेय का। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन करवाया था हिंद यवन राजाओं ने। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल के प्रथम शताब्दी ईस्वी में। शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो द्वितीय ने। संकर्षण एवं वासुदेव अंकित है। अगाथोक्लीस के सिक्कों पर अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम, 522 से 486 ईस्वी। मौर्योत्तर काल। रुद्रदामन का जूनागढ़ और गुजरात के किन्नार पर्वत पर है। भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी। संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना। कलिंग के शासक संस्थापक महामेघवाहन था। खारवेल महानतम सम्राटों में से एक। हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार पांड्य शासक से गधे से हल चलवाया। जैन धर्म के प्रति झुकाव था कलिंग के शासक का। गांधार शैली कनिष्क के काल में विकसित हुई। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। गांधार शैली में प्रमुख संरक्षक कौन थे गांधार शैली के? शक और कुषाण। मूर्तियां बनाने के लिए सदैव हरित, स्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग किया गांधार शैली में। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण पाणिनि के अनुसार भारद्वाज गोत्र का था शुंग वंश का शासक। पतंजलि पुष्यमित्र के पुरोहित थे। अंतिम राजा देवभूति हुआ। अयोध्या लेख में पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए हैं ऐसा वर्णन मिलता है। कुजुर कटफिसस केवल तांबे के सिक्के जारी किए। सिक्कों पर धर्मस्तीज या धर्मतिथ उत्कीर्ण है। विम कटफिसेस स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए। सिक्कों पर सिंह, त्रिशूल, नंदी की आकृति मिलती है। कुषाण वंश कनिष्क दरबार में नागार्जुन, पार्श तथा चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में सिक्कों पर बुद्ध का अंकन है। आश्रित विद्वान वसुमित्र हैं। सारनाथ बौद्ध अभिलेख राज्य कवि अश्वघोष थे। संक संवत का शुभारंभ कुषाण ने किया। कुषाण वंश के कनिष्क ने किया 78वीं ईस्वी में। सातवाहन वंश वास्तविक राजधानी पैठन प्रतिष्ठान थी। आरंभिक राजधानी अमरावती थी। सातकर्णी प्रथम सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला सातवाहन वंश का प्रथम राजा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी विच्छिन्न होते चातुर्य वर्ण को फिर से स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी को। नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्रह्मा की उपाधि धारण की। वेदों का आश्रयदाता भी कहा गया है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन रहा। गुप्त वंश का संस्थापक था महाराज श्रीगुप्त, लगभग 275 ईस्वी। प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक शासन किया। महाराज धीराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत का प्रवर्तक है चंद्रगुप्त प्रथम। समुद्रगुप्त विंसेंट स्मिथ ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी। प्रयाग प्रशस्ति हरिशेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। उपाधि पर क्रमांक की उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। समकालीन दक्षिण भारत के नरेश संबंधित समुद्रगुप्त के धनंजय कुस्तलपुर का, नीलराज अवमुक्त राज्य का, उग्रसेन पालक्का का और विष्णुगोपा कांची के समकालीन भारत नरेश थे समुद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि धारण की। इसने विक्रमादित्य, शकारी, शक विजेता भी कहलाया। महलोल अभिलेख से विष्णु पद पर विष्णु ध्वज की स्थापना वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। महरौली लेख
चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। चंद्र का समीकरण गुप्तवंशीय शासक चंद्र द्वितीय से है। पश्चिम भारत का अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया। पश्चिम भारत में शक राजा का उन्मूलन किया। शकों को हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। समकालीन चीनी यात्री फायान था। नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय, महाकवि कालिदास था। चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल विज्ञानी वराहमिहिर, कोशकार अमर सिंह, वास्तुकार शंकु, ज्योतिषी छपनक, वैयाकरणज्ञ वरुरुचि, जादूगर वेताल भट्ट और कूटनीतिज्ञ घटकर पर। कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न हुआ कुमारगुप्त प्रथम। सर्वाधिक प्राप्त गुप्तकालीन अभिलेख इसी समय के हैं। ताम्रपत्र, दमदेह, दामोदरपुत्र और बेग्राम से प्राप्त स्वर्ण, रजत और ताम्र मुद्राएं प्राप्त की कुमारगुप्त प्रथम ने। विलसर अभिलेख गुप्तों की वंशावली कुमारगुप्त प्रथम तक। स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। स्वर्ण सिक्के, मुख्य भाग धनुष बाण के लिए हुए राजा की आकृति और पृष्ठभाग पर पद्मासन में विराजमान लक्ष्मी श्री स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। हूणों का पहला आक्रमण स्कंदगुप्त ने विजय प्राप्त की। कुछ सिक्कों के ऊपर गणित ध्वज तथा क्रमादित्य अंकन है। तोरमाड़, भारत का पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता कौन था? तोरमाड़ था। एरन बड़ा प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। धन्य विष्णु तोरमाड़ का सामंत था। मिहिर कुल तोरमाड़ का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन था? मिहिर कुल था। अर्थव्यवस्था, ताम्रलिप्ति, बंगाल का प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। उत्तर भारतीय व्यापार का संचालन होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा से व्यापार होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। बड़ौच, पश्चिमी भारत का प्रथम प्रमुख बंदरगाह बड़ौच था। पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार बड़ौच बंदरगाह से होता था। श्रेणियां विशेष महत्व के संगठन थे। व्यापारियों द्वारा व्यापार के समुचित संचालन हेतु स्थापित की गई थी। श्रेणियां अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार श्रेणियों के द्वारा होता था। सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण श्रेणियां करती थी। प्रत्येक श्रेणी का अपना प्रमुख होता था। अपने नियम स्वनिर्मित होते थे श्रेणियों के। स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। आयुर्वेद शास्त्र धन्वंतरी लेखक हैं। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। एरन सती प्रथा का प्रथम अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। एरन अभिलेख से 510 का अभिलेख है। सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। उद्रंग भूमिकर या भूमि भाग कहलाता था। 1/6 होता था भू राजस्व की दर। विदक भागम प्राचीन भारत में सिंचाई करता। कौशय रेशम के पर्याय को कौशय कहते थे। संस्कृत गुप्तकालीन उच्च लोगों की भाषा थी। वारंगल लोहे के उपकरणों हेतु प्रसिद्ध है। मृच्छकटिकम शूद्र की रचना है। शतरंज गुप्तकाल के दौरान उद्भूत खेल को शतरंज कहते थे। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख एहलोल लेख में मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी थानेश्वर से कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। प्रवरसेन प्रथम का शासनकाल 275 से 335 ईस्वी तक था। यह वाकाटक वंश से थे। इन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की और प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ कराए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम या अक्षपाद थे। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय है। 16 पदार्थों तत्वों का अस्तित्व न्याय दर्शन में मिलता है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कपिल थे। इनने आत्मा का आवागमन का सिद्धांत दिया। अज्ञानता ही दुखों का कारण है सांख्य दर्शन के अनुसार। वेदांत दर्शन भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा 3 आधार हैं: उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी, वेदांत के बादरायण, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, नव्य न्याय के गंगेश उपाध्याय। चारवाक दर्शन जड़वादी दर्शन है। अगला है ऐहोल प्रशस्ति। पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य युद्ध का वर्णन।
मिलता है इसमें। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था और हर्ष विजित हुआ था। कौन सा युद्ध? पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्ष के मध्य का युद्ध। वेनसांग। हर्ष के समय की सर्वप्रमुख घटना वेनसांग का भारत आगमन था। तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है वेनसांग का? सीयू की भीनमाल की यात्रा की थी वेनसांग ने। यात्रियों का राजकुमार की उपाधि धारण की वेनसांग ने। 637 ईसा पूर्व में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था वेनसांग ने। वेनसांग ने मथुरा के सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है और वाराणसी का रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध बताया है। चार धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, पुरी और रामेश्वरम। त्रिकोणीय संघर्ष किन किन के मध्य था? पूर्व के पाल, पश्चिम के राष्ट्रकूट और दक्षिण के गुर्जर प्रतिहार वंश। अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश ही सफल रहे। शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए। पूर्व में पुरी उड़ीसा में, पश्चिम में द्वारका गुजरात में, उत्तर में ज्योतिर्मठ उत्तराखंड जोशीमठ भी कहते हैं, और दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक में। हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में आयोजित समारोह था महामोक्ष परिषद। महामोक्ष परिषद के छठे समारोह में प्रयाग में उपस्थित विदेशी यात्री थे वेनचांग। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों द्वारा भारत को नाम दिया गया था थियांतु। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित हैं। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनाए गए। कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम मंदिर है उस समय के खजुराहो में निर्मित मंदिरों में। 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख वैष्णव, शाक्त, शैव और जैन धर्म से संबंधित है। मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पार्श्वनाथ मंदिर जैन मंदिर है। अन्य मंदिर 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा दूलादेव मंदिर, जिंजरनाथ मंदिर है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है खजुराहो के मंदिर। और मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है। एलिफेंटा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया। इसमें त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा है। एलिफेंटा का मंदिर गुफा मंदिर है। कुल 7 गुफाएं हैं, 5 हिंदू धर्म से, 2 बौद्ध धर्म से। एलोरा के मंदिर की कहाँ स्थित है? औरंगाबाद जिले महाराष्ट्र में स्थित है। और शैलकृत गुफा मंदिर है। ये कैलाश मंदिर है। शैलकृत स्थापत्य द्रविड़ शैली और कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, 12 से 29 हिंदू धर्म से और 30 से 34 जैन धर्म से। तो एलोरा में 3 धर्मों के मंदिरों का संगम मिलता है, बौद्ध, हिंदू, जैन। सूर्यदेव का मंदिर कोणार्क। निर्माता कौन था? नरसिंह देव वर्मन प्रथम चौंडगंग। निर्माण का काल था 13वीं शताब्दी ईस्वी। मंदिर का आधार विशाल चबूतरा, चारों ओर पत्थरों के तराशे हुए पहिए हैं। 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां। सूर्यदेव कोणार्क के स्वर्ण मंदिर में 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां मिलती हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, नागर शैली में बनाया गया है। आर्य नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। कौन सा मंदिर? लिंगराज का मंदिर। कहाँ पे है? उड़ीसा में। सबसे आकर्षक भाग जो है लिंगराज मंदिर का, वो शिखर है उसका। अंकोर वाट का मंदिर यशोधपुर अंगकोर में मिलता है। कंफुचिया कंबोडिया में स्थित है। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित किया गया। ये विष्णु को समर्पित मंदिर है। द्रविड़ शैली में निर्मित हुआ। विष्णु का विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है। मंदिर निर्माण शैली का निर्माण नागर शैली में। समस्त उत्तर भारत में प्रचलित मंदिरों को नागर शैली में बनाया गया है। उदाहरण उड़ीसा का मंदिर। दक्षिण भारत में प्रचलित मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। कृष्णा नदी कुमारी अंतरीप के मध्य, कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के मध्य के मंदिर जो हैं वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इसका उदाहरण है एलोरा का कैलाश मंदिर। नागर और द्रविड़ शैली के दोनों के मिश्रण से बने मंदिरों को वेसर शैली कहते हैं। दूसरा नाम चालुक्य शैली। सोनागिरी। सोनागिरी की स्थिति दतिया मध्य प्रदेश के निकट स्थित है। इसकी विशेषता जैन धर्म का पवित्र स्थान है। महत्वपूर्ण तथ्य, चारों ओर सफेद जैन मंदिर हैं। वर्तमान 77 जैन मंदिर पहाड़ी पर, 26 गांव में, कुल एक संख्या 103 है। अन्य तथ्य, 57वां मंदिर है। मुख्य मंदिर पहाड़ी पर स्थित है। भगवान चंद्र प्रभु से संबंध है।
सोनागिरी मंदिर का। कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। पालीताना जैन मंदिर शत्रुंजय पहाड़ी भावनगर में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, पल्लव शासक ने बनवाया था। बृहदीश्वर मंदिर तंजौर में है, राजाराज प्रथम ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। पंचायतन शैली क्या है? मंदिर निर्माण की शैली है किसी देवता और उसके साथ चार अन्य देवताओं की मूर्तियों के समूह को पंचायतन कहते हैं। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। 3 संगम हुए थे। प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय संगम कपाटपुरम अलेवाई में हुआ था, अगस्त ऋषि और तोलकाप्पिय की अध्यक्षता में। तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, नक्कीकर की अध्यक्षता में। तोलकाप्पियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है। अद्यतन उपलब्ध तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रणयनकर्ता तोलकाप्पिय ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। तोलकाप्पिय और तोलकाप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, सूत्र शैली में रचना है इसकी। काव्य शास्त्रीय काव्य एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। शीलपादकारम के लेखक इलंगो आदिकल थे। संगम साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इलंगो आदिकल का वर्णन चोल नरेश करिकाल का पौत्र माना गया है इलंगो आदिकल को। पुहार कावेरीपट्टनम के एक धनाढ्य व्यापारी का पुत्र कोवलम और उसकी पत्नी कन्नगी की संबंधित मार्मिक कथा का वर्णन शीलपादिकारम में किया गया है। नटराज शिव की मूर्ति बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है, प्राय चतुर्भुज आकार की है। शिव की दक्षिणावर्ती गुरु शिक्षक मुद्रा में प्राप्त हुई है। कहाँ से? संगम काल से। चोल शासक तोकलम युद्ध 1949 ईस्वी में राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य हुआ था। कृष्ण तृतीय बनाम पारांतक पृथक में विजेता कृष्ण तृतीय रहा। परिणाम यह हुआ राष्ट्रकूटों का तंजौर पर अधिकार हो गया। चोल शासक राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। राजराज प्रथम ने विजित क्षेत्र के अनुराधापुर स्थल को नष्ट कर दिया। पोलुन्नरुव राजधानी नया नाम जगन्नाथ मंगलम है। राजेंद्र प्रथम चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। राजेंद्र प्रथम का काल बंगाल की खाड़ी चोल झील में बदल दिया। संपूर्ण सिंहल द्वीप श्रीलंका को जीत लिया था। राजेंद्र प्रथम ने उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया और पवित्र गंगा का जल लाने के लिए उत्तर पूर्वी भारत पर आक्रमण किया था। राजेंद्र प्रथम ने पाल शासक महिपाल को हराया। कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की। कोंड चोलपुरम नई राजधानी का भी निर्माण किया राजेंद्र प्रथम ने और चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम श्रीलंका के राजा विजयबाहु को स्वतंत्र हुआ। कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह विरुपेल्लुमारु के साथ किया। 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा। चोल लेखों में उपाधि सुंगम तविर्त करों को हटाने वाला की उपाधि मिली थी कुलोत्तुंग को। कुछ समितियां थी चोल शासन के समय। वारियम गांव की देखरेख करने वाली एवं कार्यकारिणी समिति थी। टोट्टवारियम उद्यान प्रशासन का कार्य करती थी। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी। एरीवारियम तालाब समिति। पूर्णवारियम स्वर्ण समिति। पल्लव शासक सिंह विष्णु अवनी सिंह की उपाधि धारण की। काशागुड़ी दानपत्र के अनुसार चोल पांड्य सिंह तथा कलम्र के राजाओं को परास्त किया था। किसने? सिंह विष्णु ने। नरसिंह वर्मन महामल्ल की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन ने लोकादित्य एकमल्ल धनंजय गुणभाजन की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ की रचना की थी। अरिकामेडु पोडेकु प्राचीन नाम है और एम्फोरा जार दोनों तरफ हत्तेदार होते थे। जो एम्फोरा जार होता था उसमें कंबन तमिल रामायण एवं रामावतारम की रचना है। उरैयूर सूती वस्त्रों का केंद्र था। उरैयूर
चालुक्य चालुक्यों ने अपनी राजधानी बादामी को बनाया। पुलकेशिन प्रथम वास्तविक संस्थापक थे चालुक्य के। पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली चालुक्य शासक था। 610 से 642 ईस्वी तक शासन रहा पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल अभिलेख का रचनाकार रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में था। महिलाओं की नियुक्ति प्राय उच्च पदों पर हुई तब चालुक्य के शासनकाल में। चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए। चोल प्रशासन साम्राज्य मंडल प्रांत मंडल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडल कहते थे। मंडल कोट्टम या वलनाडु में विभाजित थे। वलनाडु नाडु जिले में और जिले ग्राम सभा में विभाजित थे। पांड्य राज्य पांड्य वेंगी नदी के तट पर है। इसकी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी है और इसकी स्थिति कावेरी नदी के दक्षिण में है। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। 26 ईसा पूर्व एक दूत को रोम भेजा। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ पांड्य शासनकाल में। जयंत वर्मन शासक बनावन की उपाधि धारण की थी। हिस्टोरिका के लेखक हेस्टोडोरस, मुद्रा राक्षस के विशाखदत्त, अष्टाध्यायी पाणिनि, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टीय के आर्यभट्ट, बराहमिहिर के साहित्यकार वृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, सौदानंद और सारिपुत्र प्रकरण लिखा। हर्ष ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद लिखा। दंडी ने काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र की रचना की। बराहमिहिर ने बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका और वृहत संहिता की रचना की। मिलिंद पन्नो की रचना नागसेन ने। मालविकाग्निमित्रम की कालिदास ने। रासतरंगिणी की कल्लड़ ने। गीत गोविंद जयदेव। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की। मिताक्षर विज्ञानेश्वर की। मत्त विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन की रचना है। पतंजलि का महाभाष्य है। यास्क का निरुक्त, कात्यायन का वार्तिक, वात्सायन का कामसूत्र, कालिदास का मेघदूत है और भभूति उत्तर रामचरित्रम, कुमारदास ने जानकी हरणम, शूद्रक की मत्स्यकटिकम है। भारवी की किरातांजलियम है। बाणभट्ट की कादम्बरी, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, भास की स्वाप्न वास वदत्ता, सर्ववर्मा की कातंक, भास्कराचार्य की लीलावती। पूर्व मध्यकाल पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। धर्मपाल उत्साही बौद्ध परम सौगात लेखों में नाम मिलता है। धर्मपाल का विक्रमशिला सोमपुरी में बिहारों की स्थापना की। धर्मपाल ने देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। 5 गांव दान में दिए थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने हेतु जावा के शैलवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर 5 गांव दान दिए थे। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। गोविंद चंद गढ़वाल की पत्नी रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। धर्मचक्र जिन विराह सारनाथ का निर्माण करवाया। मंत्री लक्ष्मीधर और जयचंद्र अंतिम शासक हुआ। आलाउदल महुआ से संबंधित है। परमार्दी देव चंदेल शासक के सेनानायक पृथ्वीराज चौहान से परास्त हुए। स्रोत है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो में इनका वर्णन मिलता है। जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक गुजरात, धर्म सहिष्णु शासक था। मस्जिदों हेतु 1 लाख बालों मुद्रा दान में दिए थे जयसिंह सिद्धराज ने। गुर्जर प्रतिहार वंश नागभट्ट प्रथम संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नागभट्ट द्वितीय ने। मिहिर भोज इस वंश का महानतम शासक था। वैष्णव धर्मानुयायी था। उपाधियां आदि वरा और प्रवास की उपाधि धारण की मिहिर भोज ने। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। लक्ष्मण सेन 28 वर्षों तक शासन किया। लक्ष्मण संवत प्रारंभ की। बल्लाल सेन निशंक शंकर की उपाधि धारण की। दान सागर की रचना की। अद्भुत सागर की रचना की। परमार वंश का संस्थापक सीयक या श्रीहर्ष था। वाक्यपुति मुंज निर्माण मुंज सागर तालाब का वाक्यपुति मुंज ने मुंज सागर तालाब का निर्माण करवाया।
और श्री वल्लभ पृथ्वी वल्लभ अमोघ वर्ष की उपाधि धारण की। सिंधुराज ने कुमार नारायण तथा सहसांक की उपाधि धारण की। राजा भोज ने धार से शासन किया। राजा भोज ने रचना है सम्रांग गण सूत्राधार वास्तुशास्त्र से संबंधित। अन्य रचनाएं कौन सी राजा भोज की? सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, भोजशाला का निर्माण भी करवाया राजा भोज ने। पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पर विजय प्राप्त की। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजय हुआ। दसपुर शिलालेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। कुमारगुप्त के शासनकाल का उल्लेख है। इसमें कुमारगुप्त का राज्यपाल बंधु वर्मा को बताया गया है। दसपुर शिलालेख में सूर्य मंदिर के निर्माण की बात कही गई है। पट्टावाई श्रेणी क्या थी? रेशमी सूत्र बुनने वालों की समिति थी। विग्रहराज चतुर का शासनकाल 1153 से 1163 रहा। दिल्ली विजय सबसे प्रमुख विजय थी। उपाधियां परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज और कवि बांदर की उपाधि धारण की जैनक द्वारा। विद्वानों में सर्वप्रथम सोमवेद द्वारा उपाधि दी गई। सोमदेव की रचना ललित विग्रहराज है। जयजात भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जयजा के नाम पर इसका नामकरण जयजात भुक्ति पड़ा। हेमचंद्र जैन विद्वान था। सोलंकी वंश के शासक जयसिंह सिद्धराज के उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार थे। कौन? हेमचंद्र। भोजशाला मंदिर की अधिराष्ट्रीय देवी है भगवती सरस्वती। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गांगे देव ने। वाक्यपति की रचना है गौडबहु। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र है अरगट्टा। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन को हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था दंती दुर्ग ने। दाय भाग की रचनाकार जिमूतवाहन। चतुर्वर्ग चिंतामणि की रचना किए थे हेमाद्रि। सैन्य छावनी में पैदा होने वाला राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष। धर्मपाल से संबंधित लेख है खालिमपुर लेख। हमीर महाकाव्य में चट्टानों को बताया गया है सूर्यवंशी। पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं चंद्रवरदाई। परमार रासों के रचयिता हैं जगनिक। खजुराहो लेख में शासक हर्ष को कहा गया है परम भट्टारक। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित था उत्तर बंगाल के क्षेत्र में। तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव का बैल है। अजीतनाथ का हाथी। संभवनाथ अश्व। पद्म प्रभु कमल। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। मल्लीनाथ का कलश। नमीनाथ का नीलकमल। नेमीनाथ का शंख। पार्श्वनाथ का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। प्राचीन भारतीय इतिहास विविध। शैव धर्म लिंगायत या वीर शैव संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे। इनके शिष्य बसव थे। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से शैव धर्म का प्रचार हुआ। कपालिक संप्रदाय इनका प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। मालती माधव भवभूति कृत के अनुसार नाथकृत संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया। शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता है। बाबा गोरखनाथ द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में अधिकाधिक प्रचार प्रसार किया गया शैव धर्म का। शाक्त संप्रदाय की इष्ट देवी शक्ति है। शैव धर्म के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्राचीनता प्राग ऐतिहासिक युग तक। वर्तमान में तीन प्रमुख केंद्र हैं कश्मीर, कांची, कामाख्या। कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं राजराजेश्वर तंजौर के तमिलनाडु। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश का। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु का। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक का और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश का। अथर्ववेद में रुद्र के अन्य नाम है पाशुपति, भव, सर्व, भूपति। महाभाष्य पतंजलि 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शिव को मूर्ति बनाकर पूजा करने का उल्लेख है। कुमार संभव कालिदास देव की महिमा का गुणगान किया गया है इसमें। नयनार संतों की कुल संख्या 63 है। पल्लव काल में दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं। गरुण, धनुर्धारी, चंद्रगुप्त प्रथम प्रकार, चक्र प्रकार,
परशु, अश्वमेध, व्याघ्र हनन और वीणा वादन प्रकार। महत्वपूर्ण तथ्य: पुष्यमित्र एवं हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। अशोक स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था। इसे इलाहाबाद में स्थापित करने वाला शासक का नाम है अकबर। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों का नाम था रूपक। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल का अन्य नाम है प्राचीन भारत का स्वर्ण युग। हर्ष शासनकाल की विस्तृत सूचना: दरबारी कवि बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से प्राप्त होती है। आंशिक सूचनाओं का स्रोत कल्हड़ कृत राजतरंगिणी है। चीनी स्रोत: हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठे थे। हर्ष की राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। कन्नौज विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों का एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। 20 देशों के राजा सम्मिलित हुए। सभा का अध्यक्ष वेनसांग था, क्योंकि वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। और इस तरह हमारा हो गया प्राचीन भारत का रिवीजन कंप्लीट। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।